अब इसमें जो तुम्हारा एग्जांपल आ रहा है इस केस में, देखिए बोला है तुम्हें आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या आएगा यहाँ पे? जैसे नेक्स्ट आ रहा है इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, थर्ड आ रहा है इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, फोर्थ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल और नियोपेंटाइल। तो सबसे पहले देख लें कि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या आता है इसमें यहाँ पे। तो सबसे पहले CH3 CH3 और ये CH2, ये क्या आता है इसमें आइसोब्यूटाइल। अब जहाँ पे 3 बॉन्ड है वहां पे क्या ऐड कर दो इसमें क्लोराइड Cl, स्ट्रक्चर आ जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का। सेकेंडरी में क्या डिफरेंस आ रहा था यहाँ पे CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे 3 बॉन्ड था, ये क्या रहा था सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब अल्कोहल आ रहा है इसमें क्या ऐड कर दोगे OH, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सिमिलरली टर्शियरी ब्यूटाइल नियोपेंटाइल, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो क्या रहेगा यहाँ पे, खुद से कर सकते हो। होमवर्क डिस्कशन रिमेनिंग करते हैं हम लोग को भी, हम डिस्कशन भी वैसे बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं कर, पट्टी भी एक बार कर लेते हैं हम लोग को डिस्कस। तेजस इसका जो तुम बता रहे हो हम लोग देखेंगे उसका आईपीएससी नेम क्या रहेगा वहां पे, बट अभी लोग क्या देखना है यहाँ पे कॉमन नेम की तरह है यहाँ पे, जिसका नेम हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं यहाँ पे। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये क्या रहेगा तुम्हारा CH3 C CH3 OH, एक ही कार्बन से 3 CH3 कनेक्टेड था, वही क्या रहा था तुम्हारा टर्शियरी ब्यूटाइल, और जहां पे 3 बॉन्ड था वहीं पे OH को ऐड कर दो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, तो नियोपेंटाइल देखो पीछे वो लिख रखे हैं, वो क्या रहा था CH3 CH2 और यहाँ पे 3 बॉन्ड था, तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, तो जहां पे 3 बॉन्ड है वहां पे Br को अटैच करो, ये क्या था नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे ग्रुप तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, आइसोब्यूटाइल क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी और नियोपेंटाइल। तो नियो जो रहता है उसमें कम से कम तुम्हारा कार्बन क्या हो 5, तो नियोपेंटाइल या फिर नियो हेक्साइल आ रहा था, तो 5 से कम कार्बन में नियो प्रीफिक्स को यूज नहीं करते, तो नियो प्रीफिक्स होता है एटलीस्ट 5 कार्बन का हमारा होगा। टर्शियरी ब्यूटाइल आ रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल इस टाइप का जब ग्रुप होगा तभी कोई टर्शियरी आ पाएगा, सेकेंडरी और ये आइसो। और बाकी लोग पढ़ चुके हैं पहले मिथाइल मिथाइल ग्रुप क्या रहा था, तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। तो ये वो देख रहे थे कुछ कॉमन नेम इसका जो यूज किया जाता है, और नेक्स्ट जो हम लोग को स्टार्ट करना था उसको कॉपी कर लो सब लोग पहले, आईपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट में डालोगे इसमें आईपीएससी नेमिंग, लोगों को टाइमिंग कुछ अभी लेट से ज्वाइन करो, कुछ लोगों को टाइमिंग वैसे पहले 5:30 था, कुछ टाइमिंग चेंज हो गया है, तुम लोग को 5:15, तो शायद कुछ लोगों को ध्यान नहीं है, लेट से ज्वाइन कर रहे कुछ लोग, पहले का टाइम अलग था 5, अब क्या हो चुका है 5:15, तो वो ध्यान रखना है, क्योंकि पहले जब ऑनलाइन लेक्चर था तो ब्रेक जो होता था वो हाफ एन आवर का होता, 15 मिनट का ब्रेक होता है यहाँ पे, जो भी सीनियर डिवीजन में होता है यहाँ पे 11 12 में।
तो ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं। तो लेट ज्वाइन कर रहे थे। तो नेक्स्ट है इसमें आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेन जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेमिंग। और आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सर आपकी वीडियो बीच बीच में लैग हो रही। तो ठीक है, कुछ ब्लर होता है वहाँ पे, तो मूवमेंट के साथ कुछ ब्लर हो पाता है वहाँ पे, देखते हैं वहाँ पे। मैं कोशिश करूंगा कि मूवमेंट का बहुत ब्लर नहीं हो पाएगा, फिर वो क्लियर रहेगा। और बाकी कुछ लोग लेट ज्वाइन कर दिया, ध्यान रखना है कि अब टाइमिंग चेंज हो चुका है तुम लोगों का। तो 5:30 पहले था, 5:15 हो चुका है। तो टाइम टेबल में शायद दिया हो तो उसमें 5:15 लिखा हुआ होगा, या अगर टाइम टेबल में नहीं भी दिए, ध्यान रखना है कि आगे जो भी लेक्चर होता है तो लेक्चर तुम्हारा क्या होगा, 5:15 से ही रहेगा। तो ठीक है, जो लोग लेट भी ज्वाइन कर, जो मेन टॉपिक था आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस पे आते हैं हम लोग। अब देखना कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, वो यहाँ पे है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। IUPAC naming of organic compounds. In IUPAC naming of organic compounds, organic compounds have maximum 5 parts. Compounds have maximum 5 parts. किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेमिंग करना है तो उसमें मैक्सिमम 5 पार्ट हो सकता है। कौन कौन सा पार्ट रहेगा इसमें? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है इसमें, वर्ड रूट। वर्ड रूट। अब वर्ड रूट के बाद जो भी इसमें ऐड होगा उसको बोलेंगे सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, then secondary suffix, secondary suffix, और वर्ड रूट से पहले जो भी ऐड होगा उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो क्या रहेगा तुम्हारा? प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग में मैक्सिमम कितना पार्ट हो पाएगा? 5। क्या क्या रहेगा उसमें? वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद जो भी ऐड किया जाए उसको क्या बोलेंगे? सफिक्स, और वर्ड रूट से पहले जो भी ऐड किया जाए उसको क्या टर्म दे रहे हैं यहाँ पे? प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब इसको रियल लाइफ से रिलेट करते हो किसी नेमिंग से, इसमें जो मेन नेम होता है तुम्हारा वर्ड रूट। पूरा ऑर्गेनिक जो आईयूपीएसी नेमिंग रहेगा उसमें जो मेन पार्ट होता है नेमिंग का वो क्या होता है? वर्ड रूट। एक एग्जांपल देखिए, किसी का नेम आ रहा है इसमें सचिन, ऐसा कुछ सोचना है यहाँ पे। तो मेन नेम क्या है इसमें? सचिन। सचिन के नेम के आगे क्या होता है? तेंदुलकर तो बाद में उससे पहले देख आता है, रमेश। सही है इसमें। सचिन वर्ड आ रहा है यहाँ पे, वो क्या होता है उनका? रमेश आ रहा है तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में क्या रहता है इसमें? तेंदुलकर। अब इसमें जो तेंदुलकर वर्ड है इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे इसमें, तो तेंदुलकर उसके पूरे फैमिली के लास्ट में क्या रहता है? तेंदुलकर वर्ड। तो जो तेंदुलकर वर्ड आ रहा है इसमें तुम्हारा
तेंदुलकर वर्ड जो आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, तो बेसिकली पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स होगा आईयूपीएससी नेमिंग में, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक अल्कोहल है तो एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे जैसे याद रखना है कि तेंदुलकर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, एक फैमिली को रिप्रेजेंट करे, इस टाइप से याद रखना है। सचिन के नेम क्या रहता है? ये क्या रहेगा हमारा इसमें? मास्टर। और क्या आता है इसमें? ब्लास्टर। इसमें देखो यहाँ पे जो मेन नेम है उसका क्या है? सचिन। उसके बाद जो आ रहा है वहां पे वो रमेश। इसमें आ रहा है प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और उसके नेम के आगे भी आ रहा है यहाँ पे मास्टर, ब्लास्टर। ये क्या रहता है? प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। जस्ट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि रियल लैब का जो नेम होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नेम रहता है उसको कैसे देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पे सचिन मेन पार्ट होता है नेमिंग का, उसी तरह यहाँ पे आईयूपीएससी नेमिंग में भी वर्ड रूट तुम्हारा मेन पार्ट होता है यहाँ पे। अब इसमें एक एक करके हम समझेंगे कि वर्ड रूट किसी आईयूपीएससी नेमिंग में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ तक नोट कर लो, हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले इसमें वर्ड रूट, इसमें नोट कर लो यहाँ पे वर्ड रूट में इट रिप्रेजेंट्स, पहले पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज द मेन पार्ट ऑफ, it is the main part of IUPAC naming. It is the main part of IUPAC naming. It is the main part of IUPAC naming. अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है? It represents total number of carbon atoms, total number of carbon atoms in main chain. It represents total number of carbon atoms in main chain. Main chain में total number of carbon atoms क्या आ रहा है? अब इसमें एक वर्ड आ रहा है मेन चेन। ये मेन चेन क्या होता है सुनो समझेंगे अभी। इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी करो दोनों को। ये तो मेरे पास वैसे एक रियल लाइफ के एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि वर्ड रूट जो होता है मेन पार्ट होता है। अब वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। देखेंगे मेन चेन या इसी को बोला जाता है पेरेंट चेन, मेन चेन या फिर पेरेंट चेन। मेन चेन या फिर इसी को क्या वर्ड यूज कर रहे हो? पेरेंट चेन। तो यहाँ तक कॉपी करो, इसमें एक टेबल ड्रॉ करना, उसको देखते हैं अभी हम लोग। चलो ऊपर का तो नोट डाउन कर चुके होंगे सब लोग इसमें। अब यहाँ पे याद रखना है सिंपली कि प्रीफिक्स सफिक्स का यूज करते हैं, तो वर्ड रूट के बाद जो भी ऐड करें तो सफिक्स, और वर्ड रूट से पहले तो वो प्रीफिक्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। चलो विजुअल होगा प्रॉपर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। और उसका वर्ड रूट क्या होगा वहां पे?
यहाँ पे ये दो ही कॉलम यहाँ पे ड्रॉ करना है। एक कॉलम में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन और सेकंड कॉलम में वर्ड रूट क्या रहेगा उसके लिए। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो मेन चेन में आ रहा हो एक ही कार्बन का मेन चेन आ रहा हो, तो उसके लिए जो वर्ड रूट आता है कुछ नया नहीं इसमें, इसलिए क्या आता है वहां पे मेन 2 कार्बन एटम्स का मेन चेन आ रहा है, तो उसके लिए क्या रहेगा यहाँ पे एक। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, इसमें कुछ नया टर्म नहीं आ रहा। मेन चेन एक ही कार्बन का या मेन 2 कार्बन का एक 3 कार्बन एटम्स का मेन चेन आप इसलिए करेगा प्रो 4 कार्बन एटम्स का मेन चेन ब्यूट, तो क्या रीड करोगे ब्यूट 5 कार्बन एटम्स का मेन चेन आ रहा होगा, तो क्या रहेगा वहां पे वर्ड रूट पेंट। तो इसमें साथ में नोट करते जाओ, तो इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं पार्ट है, वो आगे देखेंगे जो एग्जांपल आएगा। सिक्स के लिए क्या आ जाता है यहाँ पे तुम्हारा हेक्स, 7 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा एफ, तो इसको भी नोट डाउन कर चुके होगे यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके लिए क्या रहेगा तुम्हारा ऑफ, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेट। अब मैंने यहाँ तक ही याद रखना है यहाँ पे। अब इसके आगे अगर 11 आ जाता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद तुम्हारा डेक तो रहेगा, इसको हम बोलेंगे अनडेक। 12 आ जाए तुम्हारा इसमें डू डेक। 13 अगर आ जाए उसके लिए क्या बोला वहां पे ट्राई डेक। 14 के लिए टेट्रा डेक। इस टाइप से रिपीट करेगा वहां पे। मैं आगे अगर यहाँ पे तुमको कंटिन्यू करोगे इसी में, मैं अगर इधर अलग से लिख दूं यहाँ पे इसी 15 आ गया, इसके लिए सॉरी 13, इसके लिए क्या आ जाएगा तुम्हारा ट्राइडेक। 14 आ गया तो इसके लिए क्या आ जाएगा टेट्राडेक। 15 आ गया तो पेंटाडेक। 16 आ गया हेक्साडेक। बाकी स्टेप से कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे। वैसे बहुत ज्यादा काम तो आता नहीं, 10 12 तक जाएगा बहुत ज्यादा, पर फिर भी ज्यादा ज्यादा स्टेप से याद रखना है वहां पे। तो ठीक है आगे बढ़ता हूँ। इसमें यहाँ पे है तो क्या है यहाँ पे 16 17 18 19 20 के लिए लिख सकते हो अलग से। ये क्या होता है ई आई कॉस, जो कि कभी यूज नहीं किया जाता है इसमें, बट ठीक है लिख लो ई आई यू एस कॉस, ई आई कॉस। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 20 आ रहा है, अब इसको जो वर्ड रूट आती है स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब वर्ड रहेगा तो इन जनरल इसको वर्ड रूट को बोला जाता है अल, ये भी याद रखना है। जनरल टर्म क्या आता है वर्ड रूट का अल। यहाँ हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग एक सीक्वेंस देख रहे थे, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, और वर्ड रूट का अगर प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसमें वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है आईपीएससी में, वो क्या रहता है तुम्हारा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, ये याद रखना है। तो ठीक है आगे बढ़ता हम लोग इसमें, इसको कॉपी कर चुके हो गए। सेकंड है इसमें प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है,
प्राइमरी सफिक्स इसमें एक नोट करना है, इट रिप्रेजेंट्स unsaturation. It represents unsaturation in main chain. It represents, yeah, it indicates unsaturation in main chain. Unsaturation ये इसको इस टाइप लिख सकते हो आप, unsaturation को इंडिकेट करता ही है, इस टाइप से. It represents saturation और unsaturation, इस टाइप से इसको नोट कर लोगे. It represents and it indicates saturation और unsaturation in main chain. Saturation बोलने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, अल्केन, और अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड मींस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. तो कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है तो प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट कर पाता, वहां पे रिप्रेजेंट कर पाएगा वो. अब इसमें यहाँ पे देखना है कि टाइप ऑफ कंपाउंड्स में भी टेबल ड्रॉ करना है. यहाँ पे टाइप ऑफ कंपाउंड्स, इसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या रहेगा, और इसके लिए जनरल नेम क्या आएगा फिर वहां पे. जनरल नेम. अब टाइप ऑफ कंपाउंड की बात करती है, अगर सैचुरेटेड कंपाउंड्स हो, सैचुरेटेड कंपाउंड्स. अब ये भी देखो कुछ नया चीज नहीं है यहाँ पे. अगर कोई सैचुरेटेड कंपाउंड हो तो उसमें जो प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स कब आता है, जस्ट आफ्टर वर्ड रूट. वर्ड रूट के जस्ट बाद आता है प्राइमरी सफिक्स. तो अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है तुम्हारा तो उसमें जो प्राइमरी सफिक्स आता है वो आ जाएगा ANE, और उसका जनरल नेम क्या हो जाएगा. तो वर्ड रूट क्या होता था वहां पे, इन जनरल अल्क. अल्क में इसको ऐड कर दोगे, अल्क के जस्ट बाद ये आएगा ANE. ये क्या होता है यहाँ पे, अल्केन. अगर सैचुरेटेड कंपाउंड्स है तो उसमें क्या है तुम्हारा अल्केन. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में वन डबल बॉन्ड, एक ही डबल, अनसैचुरेटेड तो बट एक ही डबल बॉन्ड आ रहा हो, उसके लिए जो तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या रहेगा उसमें, ENE. जब भी एक डबल बॉन्ड आ रहा हो तो वहां पे क्या रहेगा सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स ENE. और इसका जनरल नेम क्या आएगा बता सकते हो सब लोग, अल्कीन. इसी ENE को ऐड कर देना था जनरल, जो तुम्हारा वर्ड रूट था अल्क. ये क्या होता है यहाँ पे अल्कीन. थर्ड है इसमें unsaturated with, unsaturated with two double bond, टू या टू से ज्यादा भी हो सकता है. unsaturated with two double bond. अब यहाँ पे मैंने 2 के लिए लिया हुआ, बट ये 3 के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है यहाँ पे. तो unsaturated with two double bond, जब वन डबल बॉन्ड था तो ENE, और जब टू डबल बॉन्ड आ जाए यहाँ पे उसके लिए क्या लिखेंगे, डाई, DIENE, डाई. अगर मान लेते हैं कि 3 डबल बॉन्ड होता तो क्या लिखते हैं, ट्राइन. 4 डबल बॉन्ड होता तो टेट्राइन. 5 डबल बॉन्ड होता तो पेंटाइन. सिंपल सा है. मैं 2 के लिए लिख रहा था डाइन, 3 के लिए होता तो ट्राइन, टेट्राइन, इस टाइप से. अब इसका जो जनरल नेम है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसमें ध्यान रखना रहेगा कि जब 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड किसी एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो वहां पे एक वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है इसके जनरल नेमिंग में. जब इसका नेमिंग कर रहा हूं मैं
और वो क्या आएगा तुम्हारा इसमें अल्काडाइन, इसमें एक वर्ड एक एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। कंडीशन क्या है यहाँ पे तुम्हारा, when two or more than two double bonds present in a compound, then एक जो वर्ड रहेगा तुम्हारा एक वो एक्स्ट्रा आ जा रहा है यहाँ पे अल्काडाइन। बाकी केस में सिर्फ क्या आ रहा था अल, और यहाँ पे क्या आ रहा था अल्का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक जो वर्ड आ रहा है एक्स्ट्रा वो कब आता है, जब टू और मोर देन टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कंपाउंड्स में। नेक्स्ट है इसमें अनसैचुरेटेड with one triple bond, unsaturated with one triple bond, इसमें क्या आ जाएगा वन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दैट मींस YNE। मैं इसमें आगे हाइफन टाइप का लगा रहा हूं, जिसका मीनिंग क्या है, वो अल्क में ऐड करना है इस टर्म को यहाँ पे। तो अगर अनसैचुरेटेड विथ वन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या यूज करते हैं YNE, और इसका जनरल नेम क्या आ जाएगा अल्काइन। अल्क में YN को ऐड कर देना था अल्काइन। और इसमें भी सेम अनसैचुरेटेड विथ, तो मैं लिख दे रहा हूं कंप्लीटली इसको भी, unsaturated with two triple bond, टू ट्रिपल बॉन्ड या थ्री ट्रिपल बॉन्ड जो भी आ रहा हो वहां पे, अगर टू ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या रहेगा वहां पे डाई आइन, डाई आइन। थ्री ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या रहेगा ट्राई आइन, फोर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो टेट्रा आइन। इस टाइप से याद रखना है। और यहाँ पर भी सेम पॉइंट जो कि मैंने डबल बॉन्ड के लिए बताया हुआ था, यहाँ पे जब टू डबल बॉन्ड या मोर देन टू डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा आता है ए अल्का, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम लोग सेम अल्काडाइन, ADYYN। इसी डाइन को अल्क में ऐड कर देना था, जो कि जनरल टर्म होता है वर्ड रूट का, बट इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा आता है ए। और एक लास्ट पॉइंट और है, फर्स्ट तो नोट के पास एक ही लास्ट पॉइंट होता है इसमें, 6 पॉइंट अनसैचुरेटेड विथ unsaturated with one double bond, one double bond and one triple bond, one triple bond. तो लास्ट पॉइंट क्या है, अनसैचुरेटेड विथ वन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें जो तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स यूज होता है वो रहेगा वहां पे ENE, दैट मीन डबल बॉन्ड के लिए क्या आ रहा था ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। इसी दोनों को ऐड करना है यहाँ पे। ये क्या है देख लोगे इसको, ENYNE। अब इसमें एक्चुअल में होता है क्या, यहाँ पे है ENA प्लस YNE। ऐसा कुछ पढ़े होगा सब लोग इंग्लिश ग्रामर में। वॉवेल कौन कौन सा आता है, AE IOU, ये सब वॉवेल्स है। तो सेमी वॉवेल्स भी होता है, कुछ याद हो सेमी वॉवेल्स किसको बोलते हैं, ऐसा कुछ पढ़े तुम लोग? वो तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट रहता ही है, उसके अलावा जो भी है वो कॉन्सोनेंट, बट कुछ सेमी वॉवेल्स भी वर्ड आता है। चलो नहीं पढ़ के ध्यान रखोगे, वैसे बहुत ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है वो। तो W और Y को बोला जाता है सेमी वॉवेल। जो W और Y होता है इसको क्या बोला जाता है, सेमी वॉवेल। तो बेसिकली यहाँ पे E क्या है हमारा वॉवेल, और यहाँ पे Y के सेमी वॉवेल्स आ गए, तो दोनों एक साथ नहीं आए, इसलिए यहाँ पे E को हटा दिया जाता है। और जब E को हटा दिया जाता है क्या बचेगा, ENYN, E9। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे तो बेसिकली दोनों आ रहे हैं, ENE प्लस YNE, बट E को हटा दे रहे हैं, ये क्या होगा EN
YN इनाइन, और इसका जनरल नेम क्या जाता है, अल्किनाइन। तो जब वन डबल बॉन्ड और वन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें प्राइमरी सफिक्स क्या आता है, इनाइन, और जनरल नेम अल्किनाइन। सर हम बीच में नंबरिंग देंगे ना जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, इसमें देखने की यहाँ पे अब एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर लिखेंगे। मान लो किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड आ गया और 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड में जब 2 डबल बॉन्ड तो डाई इन और फिर YN अलग से लिखेंगे, तुम लोग देखेंगे अभी वहां पे। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि 1 डबल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं, ENE को पहले लिखेंगे और देन YNE, तो क्या आएगा, इन प्लस YNE इनाइन। बाकी जितना डबल बॉन्ड होगा वो तो लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। 2 डबल बॉन्ड होगा तो डाई, 3 डबल बॉन्ड होगा तो ट्राई, या 2 ट्रिपल बॉन्ड ही आ गया, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या आता है वहां पे डाई आइन। तो डिपेंड करेगा कितना क्या आ रहा है वहां पे, बस डबल बॉन्ड को पहले लिखना है देन ट्रिपल बॉन्ड, EN देन YN। देखेंगे सर एग्जांपल, एग्जांपल आएगा अभी। सर पर हम वो अगर मतलब एक कंपाउंड है जिसमें एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर उसके पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं करेंगे क्या प्राइमरी? बिल्कुल बिल्कुल पोजीशन मेंशन करते हैं, तभी तो मैं एक रियल एग्जांपल वही मैं बता रहा हूं, जब एग्जांपल आएगा तो जो डबल बॉन्ड होगा जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका पोजीशन भी मेंशन करेंगे हम लोग वहां पे। तो मैं जनरल टर्म बताऊं कि क्या प्राइमरी सफिक्स होता है क्या वहां पे। अब डबल बॉन्ड है कि एक ही डबल बॉन्ड हो तो उसमें भी पोजीशन मेंशन करेंगे, एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका भी पोजीशन मेंशन करेंगे, और एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका तो पोजीशन मेंशन करेंगे हम लोग वहां पे। तो जो भी अनसैचुरेटेड का पोजीशन होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का वो तो मेंशन करते हैं हम लोग। अभी एग्जांपल आएगा तो उसमें देखेंगे। चलो इसको कॉपी करो जल्दी से सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स। तो थर्ड है इसमें तुम्हारा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, अब देखना कि सेकेंडरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इट रिप्रेजेंट्स senior functional group, it represents senior functional group present in the compound, it represents senior functional group in the compound। अब सेकेंडरी सफिक्स में बस इतना ही लिख करके छोड़ दोगे यहाँ पे। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर होगा, अब यहाँ पे देखो टच जा रहा है फंक्शनल ग्रुप, उसका बोलने का मीनिंग क्या है कि वो अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन जो भी रहेगा तो उसका एक टेबल हम अलग से ड्रॉ करेंगे और उसमें देखेंगे कौन सा ग्रुप सीनियर और कौन सा जूनियर। तो किसका आईपीएस में टेबल दिया गया, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप टेबल बोलते हैं जो कि आगे आएगा। तो सेकेंडरी सफिक्स इतना याद रखना है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंपाउंड में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, वो क्या उसी को रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी सफिक्स। अभी बस इतना याद रखना है यहाँ पे, बाकी इसके लिए अलग से टेबल ड्रॉ करते हैं जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का नेमिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। अल्केन अल्किन अल्काइन के बाद इसका नेमिंग आता है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का, वहां पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे और वहां पे हम लोग डिसाइड करें कौन सा ग्रुप सीनियर और कौन सा जूनियर उस प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग। तो इसमें बस इतना याद रखना है। मैंने यहाँ पे बताया भी था कि सेकेंडरी सफिक्स जो कि क्या रहा था, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा था, तेंदुलकर वर्ड में आ रहा था। यहाँ पर भी किसको रिप्रेजेंट करता है,
सीनियर फंक्शनल ग्रुप, जो ग्रुप सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको इंडिकेट करता है सेकेंडरी सफिक्स। नेक्स्ट है इसमें बस एक पॉइंट लिख करके छोड़ देना था, बाकी इसके लिए अलग से टेबल आता है, जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग पढ़ेंगे तो अपने आप आएगा वहां पे। नेक्स्ट है इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स। तो बस इसमें यहाँ पे ये समझ रहे जो 5 टर्म आ रहा था, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, वो होता है क्या वहां पे। अब जो प्राइमरी प्रीफिक्स आ रहा है इसमें भी एक वर्ड, एक नोट यहाँ पे लिखना था, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। It represents cyclic compounds. It represents cyclic compounds. Primary prefix cyclone is used for homocyclic compounds. Primary prefix cyclone is used for homocyclic compounds. कोई कंपाउंड अगर साइक्लिक है तभी हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स उसमें लिख पाएंगे वहां पर। मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट लिखाया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो नेमिंग करता है उसमें मैक्सिमम 5 पार्ट होगा, तो मैक्सिमम 5 पार्ट का मिनिमम तो 2 या 3 भी हो सकता है वहां पे, वो डिपेंड करता है क्या है वहां पे, तो मैक्सिमम 5 पार्ट है। अब इसका मैं एग्जांपल एक यहाँ पे लूं, 80% साइक्लिक कंपाउंड्स जो प्राइमरी प्रीफिक्स सब्जेक्ट यहाँ पे टोटल कार्बन कितना आ गया यहाँ पे 4, और ये ओपन चेन नहीं है, कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। इसका जो आईपीएससी नेमिंग करेंगे जो कि आगे देखेंगे, टोटल कार्बन कितना आ रहा है इसमें 4, ये क्या हो यहाँ पे ब्यूट, ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, और ये साइक्लिक है यहाँ पे, और साइक्लिक कंपाउंड इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स कहाँ लिखा जाता है, वर्ड रूट से जस्ट पहले, ये क्या है यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे जो प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो, उसको मैं जस्ट बिफोर वर्ड रूट से जस्ट पहले लिख रहे हैं यहाँ पे साइक्लो। तो साइक्लो वर्ड कब यूज करेंगे, जब वो साइक्लिक कंपाउंड होगा, और ओपन चेन होगा तो वहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते वहां पे, ऐसा नहीं कि प्राइमरी प्रीफिक्स होगा ही होगा। ये कब यूज किया जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स, और साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। बाकी इसके हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि ये कंपाउंड्स आ गया, इसमें टोटल कार्बन कितना आ गया तुम्हारा 6, और ये भी सैचुरेटेड है, इसका नेम क्या होगा हेक्सेन, और ये साइक्लिक है, क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो, तो वर्ड रूट से पहले यूज करें देन इसको क्या बोलते हैं प्रीफिक्स, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे है साइक्लो हेक्सेन। बाकी साइक्लिक कंपाउंड्स का नेम हम लोगों को अलग से पढ़ना है, तो बस हम लोग समझ रहे हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है यहाँ पे। फिफ्थ है इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स जो आता है यहाँ पे इसमें एक पॉइंट नोट करना था, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप,
normal substituents and junior functional group normal substituents and junior functional group is written as a secondary prefix। अब इसमें कुछ नया टर्म आ रहा है, उसको समझेंगे अभी। तो बस हम समझेंगे नॉर्मल सबस्टिट्यूएंट्स या जो जूनियर फंक्शन ग्रुप होगा उसको कैसे लिखेंगे कि रिटर्न एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। जहां पे सेकेंडरी प्रीफिक्स है वहीं पे लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मल सबस्टिट्यूएंट्स को या फिर जूनियर फंक्शन जो आ रहा है यहाँ पे। और मान लेते हैं कहीं पे तुम्हारा CH3 एज अ सबस्टिट्यूएंट्स, तो मैं शॉर्ट में अगर बताऊं यहाँ पे कि जो सबस्टिट्यूएंट्स वर्ड आ रहा है इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जो कि मेन चेन का पार्ट नहीं होता है। एक टर्म आ रहा था मेन चेन, इसमें सबस्टिट्यूएंट्स क्या होता है अभी से याद रख सकते हो, एक ऐसा एटम्स या ग्रुप जो कि मेन चेन का पार्ट नहीं है, उसको लोग क्या बोलते हैं, सबस्टिट्यूएंट्स। बाकी वो डिफाइन भी करेंगे आगे, बट अभी टर्म आएगा अभी से ध्यान रखना है कि सबस्टिट्यूएंट्स क्या है यहाँ पे। अब जैसे कि CH3 और वो मेन चेन का पार्ट नहीं हो तो CH3 के क्या लिखेंगे वहां पे, मिथाइल। C2H5 हो और वो ये मेन चेन का पार्ट दैट मींस वो सबस्टिट्यूएंट्स की ट्रैक कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे वहां पे, इथाइल। इसी तरह क्लोरीन हो यहाँ पे, उसको लोग बोलते हैं यहाँ पे क्लोरो एज ए सबस्टिट्यूएंट्स। Br हो उसको क्या बोलेंगे लोग, ब्रोमो। एक और भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ NO2, उसको क्या बोलेंगे लोग, नाइट्रो। तो सिंपल सा याद रखना है कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो क्या इंडिकेट करता है, नॉर्मल सबस्टिट्यूएंट्स एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जूनियर और सीनियर कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसलिए एक टेबल ड्रॉ करना होता है, जो कि आगे जब टेबल ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे सीनियर और जूनियर फंक्शनल ग्रुप अपने आप पता चल पाएगा। बस इसको अब यहाँ तक नोट डाउन करके छोड़ दोगे। अब जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे है IUPAC रीडिंग ऑफ अल्केन, और यहाँ से जो बेसिक चीज था यहाँ पे मेन चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबस्टिट्यूएंट्स क्या होता है वो टर्म स्टार्ट होता है यहाँ पे। इसको मैं नोट डाउन कर लो यहाँ पे। तो CH3 आ रहा मिथाइल, इथाइल, Cl हो तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, NO2 होगा तो नाइट्रो। और भी अगर कुछ टर्म आता है तो हम लोग देखेंगे, बट मैंने कुछ एग्जांपल बताया कि ऐसा ही क्या होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते लेंगे यहाँ पे अल्केन से, और जो भी लोग रूल लिखेंगे हम लोग अल्केन से स्टार्ट करें, बट वो बेसिक रूल हर एक के लिए वेरी कराता है हमें। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर IUPAC रीडिंग करते हैं तो सबसे फर्स्ट टर्म जो होता है मेन चेन सिलेक्शन। यहाँ से ध्यान से देखोगे सब लोग, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग में सबसे पहला काम जो होता है तुम्हारा मेन चेन सिलेक्शन। मेन चेन इसी को क्या बोलते थे वो, पेरेंट चेन, मेन चेन सिलेक्शन। इसमें सबसे बड़े देखते हैं आपको वैसा पॉइंट लिखना है यहाँ पे क्या रहेगा। तो मेन चेन सिलेक्शन के लिए अलग अलग रूल है, वही रूल हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो मेन चेन सिलेक्शन में जो फर्स्ट रूल है यहाँ पे रूल 1, और रूल 1 जो लिख रहे हैं यहाँ पे या रूल 2 एक सेक्वेंस में आएगा, तो एक सेक्वेंस में ये लोग उसको सबसे पहले देखेंगे। तो रूल 1 में select the longest continuous carbon chain, select the longest continuous carbon chain as a main chain।
continuous carbon chain as a main chain. इसको मेन चेन बोला जाता है या फिर पेरेंट चेन या इसको प्रिंसिपल चेन भी कैसे बोला जाता है, यहाँ पे ये टर्म याद रखना है। तब एक यहाँ पे आ गया कि मेन चेन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट जो है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन एज अ मेन चेन। अब एग्जांपल से वो समझते भी जाएंगे इसको साथ में। देखिए आ रहा तुम्हारा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। अब इस कंपाउंड में तुम्हें देखना है कि मेन चेन कौन सा होगा। तो मेन चेन के यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अगर इससे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ध्यान से देखोगे यहाँ से आप 1 2 3 4 5 6। जब इसको हम स्ट्रेट चेन को देखो तो क्या आ रहा है 6 कार्बन आ रहा है मेन चेन में, तो उस चेन में क्या आ रहा है 6। यहाँ से अगर स्टार्ट होती है कितना आ रहा है 1 2 3 4। एक चेन ये भी हो सकता था बट इसमें 4 ही कार्बन एटम आ रहा है। एक चेन ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5। बट रूल 1 के अकॉर्डिंग जो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन होगा वही क्या होगा मेन चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन कौन सा आ रहा है तुम्हारा स्ट्रेट चेन ही है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मेन चेन। और जो एटम्स या ग्रुप मेन चेन का पार्ट नहीं है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे सब्स्टिट्यूएंट्स। ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएस से लिंक करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा मेन चेन को सिलेक्ट करना। और मेन चेन को सिलेक्ट करने का सबसे बेसिक रूल है, सबसे फर्स्ट रूल है जो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन होगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे मेन चेन, और जो उसका पार्ट नहीं होगा वो क्या उसको लोग क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। रूल 2 है, इसमें इसको कॉपी भी करते जाओगे साथ में ही। तो ठीक है यहाँ पे कॉपी कर दिया होगा। रूल 2 में एक स्टेटमेंट है, 3-4 लाइन तक उसको सुन करके लिख लोगे। रूल 2 का जो स्टेटमेंट होगा तुम्हारा रूल 2 में इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम। रूल 2 का स्टेटमेंट कॉपी कर नोट करना यहाँ पे। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम in more than one longest chain, if number of carbon atoms are same in more than one longest chain, in more than one longest chain, then that chain is selected as main chain, then that chain is selected as main chain, then that chain is selected as main chain which have, then that chain is selected as main chain which have more number of substituents, which have more number of substituents, which have more number of substituents। मैं रिपीट कर दे रहा हूं। if number of carbon atoms are same in more than one longest chain, then that chain is selected as main chain which have more number of substituents, which have more number of substituents। अब इसका भी एग्जांपल देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना कि मेन चेन कौन सा होगा। मैं कार्बन लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी वो क्या होगा हाइड्रोजन, अपने आप अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन भी आ रहा होगा वहां पे। अब इसमें देखना कि लॉन्गेस्ट चेन,
रूल 1 के अकॉर्डिंग अगर सोचोगे यहाँ पे, इसमें रूल 1 तुम्हारा फेल हो जाएगा। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग सोचते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन तक चेन आ रहा है वहां पे। यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी तो 8 कार्बन आ रहा है यहाँ पर। नीचे से स्टार्ट करते इसमें भी तो 80 कार्बन आ रहा है। या फिर ऊपर से भी स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसमें भी 80 आ रहा है। तो ये भी तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रहा है और ये भी लॉन्गेस्ट आ रहा है। इसमें वो मेन चेन को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं रूल 1 से। तो रूल 2 पढ़ो, क्या था रूल 2 का स्टेटमेंट? इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन इन मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, देन दैट चेन इज सेलेक्टेड एज मेन चेन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर इसको मेन चेन मान लेते हो, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इसको अगर मेन चेन मान लेते हो, अभी नोट नहीं करना है, इसमें अगर ये मेन चेन आ गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट। इस मेन चेन पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, पूरा ग्रुप क्या काम कर रहा है तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट। जब इसको मेन चेन ले रहे तो इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, बट अगर हम लोग इसको मेन चेन लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेट चेन को, इसको अगर मेन चेन ले लिया जाए इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना रहा 2, ये सब्स्टिट्यूएंट्स और एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे जो मेन चेन होगा तुम्हारा यही स्ट्रेट चेन ही मेन चेन होगा यहाँ पे। तो रूल 2 के अकॉर्डिंग उस लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन लेना है जिसमें कि मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जबकि पहले वाले में क्या आ रहा था एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसको भी मेन चेन ले सकते हो, या फिर चाहो तो ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो दोनों सेम रहेगा। क्योंकि जब ऊपर से भी स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4, या फिर इधर से स्टार्ट करो 1 2 3 4, तो दोनों सेम रहेगा। बट नीचे वाले से स्टार्ट मेन चेन को नहीं करना, मेन चेन यही रहेगा। और जो मेन चेन का पार्ट नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट्स। तो रूल 2 आई थिंक सब लोगों के लिए डाउट आता है, तुरंत बताओगे, चैट बॉक्स में भी बता सकते हो या फिर अनम्यूट करके। तो बिल्कुल बेसिक सर और थोड़े एग्जांपल्स। हाँ बताओ प्लीज सर। सर आप और थोड़े एग्जांपल्स ले सकते हैं रूल 2 के लिए। तो एग्जांपल देखिए, बस तो रूल लिख रहे हैं हम, एग्जांपल हम लोग कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। एग्जांपल तो बहुत सारा आएगा इसके यहाँ पे, इवन यहाँ पर भी एक एग्जांपल और लेना चाहो ले सकते हो यहाँ पे। तो कॉपी कर लो, देखते हैं एग्जांपल इसका भी और। हो गया सर। तो रूल 2 का यहाँ पे एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे। जब इस ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इसमें तुम्हें डिसाइड करना है कि मेन चेन कौन सा होगा। ये मैंने किस फॉर्म में लिखा रखा है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में। अब देखो इसमें बहुत सारे चेन पॉसिबल है, तो लॉन्गेस्ट तो लेना ही है, बट उसमें ये भी देखने का एक से ज्यादा अगर लॉन्गेस्ट चेन आ रहा हो तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे वहां पर। अब देखो इसमें मेन चेन अगर कुछ लोग अगर इसको लेते हो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या रहा 8 कार्बन आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो या फिर यहाँ से कहीं से सेम रहेगा। यहाँ से स्टार्ट करना तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी क्या रहा तुम्हारा 8 आ रहा है।
बट जब इसको लॉन्गेस्ट चेन अगर लेते, इसको अगर मेन चेन मान लेते हो, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है? 1। जबकि अगर इसको हम लोग मेन चेन यहाँ पे अगर इस पार्ट को अगर मेन चेन लेते हो, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करो या फिर नीचे से सेम रहेगा वो। इसको अगर मेन चेन मानते हो, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है? 2। एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, और नंबर ऑफ कार्बन दोनों केस में सेम आ रहा था। इसमें भी कितना आ रहा है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से भी स्टार्ट करते हुए 8 ही आ रहा था। तो यहाँ पे जो रूल 2 था वो एक कंडीशन ही वही था कि नंबर ऑफ कार्बन आर सेम इन मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, देन दैट चेन इज सेलेक्टेड एज मेन चेन व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, दैट मींस एक द्वारा क्या होगा इसमें मेन चेन, ये मेन चेन आ गया। सर अगर हमने वो ऊपर वाले कार्बन लिया नीचे वाले कार्बन, बिल्कुल वो दोनों सेम है, इसको लो या फिर इसको, दोनों सेम ही रहेगा, वो कहीं से ले सकते हो। बट इधर से नहीं लेना, ये तुम्हारा क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। बाकी इसका हम लोग अभी नेमिंग नहीं लिख रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग मेन चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे बस वो सीख रहे हैं यहाँ पे। बाकी इसका जो एक्चुअल नेमिंग आएगा तो आगे हम देखेंगे वहां पे। अभी रूल थर्ड, अब कुछ ऐसा एग्जांपल जिसमें कि रूल 2 भी फेल कर जाए तो फिर क्या करोगे इसमें? इसके लिए रूल थर्ड आता है, इसका भी स्टेटमेंट को नोट कर लोगे सुन के। रूल थर्ड में नोट करना है, when the number of substituents are same, when the number of substituents are same, when the number of substituents are same, then the substituents at the nearest position, then the substituents at the nearest position, then the substituents at the nearest position from the either end, from the either end, from the either end, from the either end is selected as main chain. From the either end is selected as main chain. Is selected as main chain. अब रूल 3 का देखो मीनिंग क्या आ रहा है। जब रूल 2 फेल हो जाएगा देन रूल 3 अप्लाई करेंगे हम लोग। ये एक सीक्वेंस में देखना है कि सबसे पहले रूल 1 को अप्लाई करना, वो फेल हो जाएगा देन रूल 2, रूल 2 भी फेल हो जाएगा देन रूल 3 पे आएंगे। इसका एग्जांपल देखिए हम लोग। रूल 3 में जो नोट लिखा है उसी का एग्जांपल है। कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे इस टाइप का। अब इसमें देखना चलो मेन चेन कौन सा होगा, तो इसको ड्रॉ करो, उसके बाद सोचना है यहाँ पे। अब चलो देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग मेन चेन अगर इधर से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का आइटम आ रहा है। राइट साइड से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 आ रहा है और इधर से भी 10 आ रहा है। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग तो हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। रूल 2 पे अगर आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो रूल 2 के अकॉर्डिंग आप चेक करते हो। देखोगे यहाँ पे अगर मैं इसको मेन चेन मान लूं, यहाँ पे
ये अगर मेन चेन है इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है तुम्हारा, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर मैं इसको मेन चेन मान लूं, इधर से जो स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे नीचे तक यहाँ पर भी लेते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना रहेगा, इसमें कंफ्यूजन होना यहाँ पे, मैं अलग करके यहाँ पे, क्योंकि यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग का मेन पार्ट होता है यहाँ पे। जब इसको हम मेन चेन ले रहे थे यहाँ पे इसमें तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ जाएगा, तो इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स और जब इधर से ले रहे थे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, दैट मींस रूट 2 भी फेल कर गया। और जब रूट 2 फेल कर गया अब वहां पे मुझे नंबरिंग का हेल्प लेना पड़ेगा वहां पे। अब देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यही मेन चेन है, मुझे नहीं पता कौन सा मेन चेन है, मैं उसी का यहाँ पे अभी अगर इधर से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबरिंग किसको कर रहे हैं लोग, कार्बन को, जो कार्बन चेन आ रहा था। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स है तुम्हारा 3 एंड 4 पे, तो मेन चेन के 3 एंड 4 पोजीशन पे आ रहा है। इसको मैंने नोट करके रख लिया यहाँ पे है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे इस पार्ट को। जब लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे थे उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आता था, 3 एंड 4। अब अगर यही मैं यहाँ पे इधर से अगर स्टार्ट करता हूँ, नीचे से स्टार्ट होगा फिर यहाँ पे सेम रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमको राइट साइड से स्टार्ट करना है इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या है तुम्हारा 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। अब देखो स्टेटमेंट को रीड करो, उसमें डिसाइड करो कि कौन सा मेन चेन होगा। सर सेकंड वन। बताओ जो नियरेस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा होगा मेन चेन के, तो जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स का नियरेस्ट पोजीशन है वो कौन सा आ रहा है तुम्हारा 2 4, इसमें 3 4 और इसमें 2 4 पोजीशन पे आ रहा है। दैट मींस जो नियरेस्ट पोजीशन पे होगा किसी भी साइड से, जो नियरेस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है वही मेन चेन होगा। दैट मींस हमारा मेन चेन ये आ जाएगा यहाँ पर। इधर से मेन चेन नहीं होगा यहाँ पे। इसमें 2 ही चेन पॉसिबल था, लॉन्गेस्ट चेन या तो इधर से स्टार्ट करके नीचे तक आते हैं या तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके नीचे तक आते हैं यहाँ पे। लेकिन जब लेफ्ट साइड से ले रहे थे तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 3 4 आ रहा था, लेकिन जब राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 2 4 आ रहा है यहाँ पे। दैट मींस जो लोएस्ट पोजीशन आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का नियरेस्ट पोजीशन होगा उसी को मेन चेन लेना है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे ये रूल थर्ड का जो हम लोग स्टेटमेंट लिखे थे एग्जांपल के थ्रू क्लियर होना चाहिए उसका मीनिंग क्या आ रहा है वहां पे। तो मेन चेन सिलेक्शन का यही 3 बेसिक रूल है और उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग का 2 रूल है, बाकी ये रूल भी कभी कभी आ जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये तो हम देख रहे थे मेन चेन सिलेक्शन। सेकंड काम होता है इसका आईपीएससी नेमिंग में नंबरिंग करना कंपाउंड्स का। तो फर्स्ट काम क्या था मेन चेन सिलेक्शन, सेकंड काम होता है नंबरिंग करना। अब नंबरिंग में भी अलग अलग रूल है यहाँ पे। रूल 1 मैं
The numbering is done in such a way that substituent get the lowest possible number. Substituent get the lowest possible number. Lowest possible number. तो नंबरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि किसी भी पहला काम करना मेन चेन को सिलेक्ट करना, और जब मेन चेन सिलेक्ट हो जाएगा देन क्या करना है, नंबरिंग। तो नंबरिंग इस तरीके से करना है जिससे कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा हो उस कंपाउंड में उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर। सबसे बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करें। CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब इसमें मेन चेन कौन सा होगा तुम्हारा, तो मेन चेन यहां से स्टार्ट करके 1 2 3 4 या फिर इधर से ले सकते हो 1 2 3 4, दोनों सेम ही रहेगा। यहां से स्टार्ट करो या फिर यहां से। तो मेन चेन ये हो गया। और नंबरिंग किसको करते हैं हम लोग, तो मेन चेन को ही नंबरिंग किया जाता है, ये याद रखना है। नंबरिंग जो लोग करेंगे वो किसको करना, मेन चेन को। ये मेन चेन आ गया। अब तुम्हें इसमें सोचना है कि जो नंबरिंग करेंगे वो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। बताओ सब लोग, इसमें रूल सामने तुम्हारा लिखा होगा। तो इसमें जो नंबरिंग होगा वो कहां से होगा, लेफ्ट साइड से। तो नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर देना है वहां पे। तो अगर राइट साइड से स्टार्ट करते हो 1 2 3, जो सब्स्टिट्यूएंट्स का कार्बन जिससे कनेक्टेड है सब्स्टिट्यूएंट्स उसको थर्ड नंबर मिलेगा। और इधर से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से तुम्हारा क्या मिल पा रहा है इसको यहाँ पे, सेकंड। दैट मींस नंबरिंग 1 2 3 4, दैट मींस इधर से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग उस तरफ से करना है, सिंपल सा रूल है जिससे कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिल सके जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्टेड है। देखते हैं। हाँ बताओ सर, एक बार वो रूल नंबर 3 बता सकते हो क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन, ये रूल थर्ड? हाँ सर, उसका एग्जांपल। देखो रूल थर्ड को देखो, अगर ज्यादा टाइम के लिए डिस्कनेक्ट होते हो तो रिकॉर्डिंग देखोगे या फिर देखो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें सिंपल सा है, इसमें दो जो लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है वो सेम लेंथ का आ रहा है। इधर से भी स्टार्ट कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, इधर से भी जब स्टार्ट कर रहे थे 1 2 3 4 5 अप टू 10। यहाँ पे और उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन आ रहा था वो भी सेम आ रहा था। वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो आ रहा था वो भी सेम। जब इसको मेन चेन ले रहे थे इसमें भी एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स और एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स, और जब इसको भी मेन चेन ले रहे थे हम लोग उसमें भी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स सेम आ रहा था। जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम हो जाए देन सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन देखते हैं हम लोग। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन अगर इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 2 and 4 आ रहा है। लेकिन अगर इधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा था, 1 2 3 4। ये सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 3 4 आ रहा था। मैंने लिख भी रखा है 3 4, और जब इधर से स्टार्ट करेंगे 2 4। तो जब सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन इधर से लोएस्ट आ रहा हो उसी को मेन चेन लेना है। यहाँ पे सिंपल सा है, जो 2 4 आ रहा है तुम्हारा इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन लोएस्ट आ रहा है, दैट वही मेन चेन होगा। थैंक यू सर। तो ठीक है, बाकी तुम लोग अगर पॉसिबल है तो ऑफलाइन लेक्चर भी अटेंड करो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा जो 11 12 का जितना भी लेक्चर होता है YCCP सीनियर डिवीजन का सारा ऑफलाइन हो चुका है। तो तुम लोग भी अब इसमें क्या कर सकते हो, ऑफलाइन मैक्सिमम कोशिश करो ऑफलाइन अगर अटेंड करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। इसका और एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अभी मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूँ इसका, अब हम लोग सीख रहे हैं कि नंबरिंग कैसे करते हैं यहाँ पे।
इसमें तुम्हें मेन चेन को सिलेक्ट करना है और नंबरिंग करना है इसमें, और मेन यही दो काम होता है। नेमिंग करना तुम आगे आसानी से कर लेंगे नेमिंग। इसमें देखो लॉन्गेस्ट मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा आ रहा है, स्टेट चेन ही आ रहा होगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा कोई दूसरा लॉन्गेस्ट चेन नहीं आ रहा है 7 कार्बन का, दैट मींस यही तुम्हारा मेन चेन आ गया। अब नंबरिंग किसको करते हैं, मेन चेन को। अब देखना कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। लेफ्ट साइड से, क्योंकि जब लेफ्ट साइड से कर रहे हैं नंबरिंग हम लोग, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या रहा है इसमें 3 and 4। और अगर यही राइट साइड से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आता है 4 and 5। 1 2 3 4 5, तो एक 3 and 4 और एक 4 and 5, तो लोएस्ट कौन सा हो गया तुम्हारा 3 4, और ये अगर लोएस्ट आ रहा है दैट मींस ये नंबरिंग करेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो जाता तुम्हारा यहाँ पर। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। चलो ऊपर लिख दे रहा हूँ एक एग्जांपल और यहाँ पे। Br Cl Cl, अब इसमें देखना कि क्लोरीन आ रहा है और ब्रोमीन, तो जो हम लोग मेन चेन लेते हैं ये ध्यान रखना है, मेन चेन किसको लेते हैं, कार्बन का मेन चेन लेते हैं। ये तो क्लोरीन एटम आ गया यहाँ पे, तो मेन चेन कभी होगा ही नहीं। इसमें मेन चेन कितने कार्बन का रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन 1 2, मतलब नॉर्मली आप देखोगे इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मेन चेन आ गया, तो इसमें तो एक ही मेन चेन है कार्बन का, एक ही कार्बन चेन है, यही मेन चेन होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नंबरिंग करना। इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, देखना यहाँ पे। इसमें जो नंबरिंग करते हैं हम लोग, अगर लेफ्ट साइड से मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है 2 3 5, ये भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट्स है 2 3 5। अब अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, दो ही पॉइंट था, या तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं या तो राइट से। तो अगर हम लोग राइट से स्टार्ट करते हैं उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या है तुम्हारा 2 4 5, तो 2 तो दोनों जगह सेम आ रहा है यहाँ पे, इससे हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो और आगे जाएंगे यहाँ पे। इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो लोएस्ट पोजीशन कौन सा होगा सब्स्टिट्यूएंट्स का 3, दैट मींस ये तुम्हारा करेक्ट है। तो 2 3 5 वाला जो आ रहा है नंबर ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे पॉइंट भी एक वर्ड भी यूज करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो जहां पे डिफरेंस पता चल पाएगा 2 और 2 सेम आ गया, और आगे जाएंगे 3 और 4 आ गए यहाँ पे। अब कुछ ऐसा कंडीशन और होता 2 3 4 और 2 3 6 ऐसा कुछ आ रहा है, इस दोनों में से सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट सेट कौन सा है 2 3 4, तो 2 सेम दोनों में 3 3, यहाँ से भी डिसाइड नहीं कर पा रहे और आगे जाएंगे। अब यहाँ पे 4 और 1 में 6 आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन आ रहा है दैट मींस यही तुम्हारा करेक्ट नंबरिंग होता है, यहाँ पे यही करेक्ट हो जाता है। पर ऐसा कोई सिचुएशन कहीं बन रहा होगा जैसे कि इस केस में देख रहे हैं हम। आई थिंक अब क्लियर है इसमें जो फर्स्ट पॉइंट था नंबरिंग का, कि जो नंबरिंग का फर्स्ट पॉइंट है कि नंबरिंग उस साइड से करना है जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके, और एक से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है किस तरीके से देखना है जहां पे डिफरेंस पता चल सके 2 2 सेम है तो और आगे जाएंगे, ये दोनों भी सेम आ गए तो और आगे जा करके चेक करेंगे, जिसमें लोएस्ट मिल पा रहा है वही करेक्ट होगा तुम्हारा।
एक रूल और भी है इसमें नंबरिंग में। तो ठीक है, रूल 2 इसमें रहने दो, क्लास को यहाँ पे टाइम भी हो रखा है। तो रूल 2 वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका फिर रूल भी लिखना और इसका एग्जांपल भी जब हम स्पेंड करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब भी नेक्स्ट क्लास होता है तुम्हारा, शायद थर्सडे को नेक्स्ट लेक्चर है, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है थर्सडे को, तो उस लेक्चर में जब आओगे तो ये जो हम बेसिक रूल पढ़े हुए थे मेन चेन सिलेक्शन का और जो नंबरिंग का एक रूल पढ़े हुए थे, इसको रिवाइज करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मेनली हम लोग इसका एग्जांपल करने वाले हैं हम लोग कि किसी भी कंपाउंड का नेम एक्चुअल में क्या रहेगा। जो बेसिक रूल हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, एक दो रूल और भी है इसमें जो तुम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फिर एग्जांपल स्टार्ट करेंगे किसी भी कंपाउंड से आईपीएससी नेम क्या रहता है। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है और इससे भी इंपॉर्टेंट लेक्चर तुम्हारा थर्सडे का रहेगा, जिसमें कि हम लोग एग्जांपल प्रैक्टिस करने वाले एक्चुअल में नेम क्या होता है उसका। आज के लेक्चर में कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी। तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बट थर्सडे का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेक्चर को अगर समझना अच्छे से इस दिन तो क्लास अटेंड करोगे। तो ठीक है, आज सेशन में यहीं पे एंड कर रहा हूँ।